हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू पे। मैं हूँ आपकी लोमिन रिसरा और हम कवर कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आई होप कि आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, बढ़िया तरीके से टॉपिक्स आप कवर कर रहे होंगे। तो हम लोग आज के सेशन में शुरू करने वाले हैं विथ पार्लियामेंट। टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हम लोग कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। हम 79 से लेकर के 100 आर्टिकल्स जो हैं ये कवर करने वाले हैं। लगभग 19-20 आर्टिकल्स हैं जो हम कवर करेंगे। एंड आई एम वेरी श्योर आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए और आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के लिए, इनफैक्ट बहुत सारे स्टेट्स में जीके में भी पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि बेसिक नॉलेज रखते हैं। पॉलिटी की बेसिक नॉलेज जो होती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो लेट अस जस्ट बिगिन विद द वीडियो एंड आई होप कि मेरी ऑडियो वीडियो आप लोगों को क्लियरली आ रही होगी। एज आई सेड कि आर्टिकल 79 से लेकर के आर्टिकल 100 तक की हम कवर करने वाले हैं। आर्टिकल 79 किसके बारे में बात करता है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 79 में बताया गया है कि पार्लियामेंट किससे कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट होता है 3 ऑर्गन से। तो 3 ऑर्गन्स कौन से होंगे? तो पार्लियामेंट को जनरली हम क्या जानते हैं कि लोअर हाउस एंड अपर हाउस, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। बट नो, प्रेसिडेंट इज ऑल्सो एन ऑर्गन। आप कह सकते हो एक पार्ट है आपके पार्लियामेंट का। और प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा मिलके पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप नहीं कह रही, ये हमारा संविधान खुद कह रहा है। साथ ही अगर हम इलेक्शंस की बात करें, मैं आपको बता दूं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। आप सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया है आर्टिकल 324 में। और इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए जो जिम्मेवारी दी गई है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई है। सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, इलेक्टोरल रोल्स के प्रिपरेशन का, कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू व्हाट, टू द पार्लियामेंट एंड टू द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। कौन इलेक्शन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। एंड टू द इलेक्शंस ऑफ ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हेल्ड अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी वेस्टेड इन अ कमीशन रेफर्ड टू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है, कितने मेंबर्स होते हैं, क्या सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट, चेयरमैन के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी विवाद हुआ है अभी बीते दिनों में, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कवर करने वाले हैं। फिलहाल के लिए आपको इतना जानना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। हर एक स्लाइड प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है। इट इज़ अप टू यू हाउ टू स्टडी, इट इज़ अप टू यू हाउ टू मेक नोट्स। बट जो कुछ भी मैं आज के सेशन में, इस पर्टिकुलर सेशन में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हलवा क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं कि जैसे आपने क्वेश्चन देखा, आपको पता है आंसर क्या है, आपने टिक लगाया, आपको नंबर मिल गया। इसको हम कहते हैं हलवा क्वेश्चंस। चलिए, तो आर्टिकल 79 यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है। देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। नाम बताया गया है, हाउस को क्या कहा जाएगा? काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल है, जैसे आप जानते होंगे हाउस ऑफ पीपल हम लोकसभा को कहते हैं। ऑल्सो इट इज नोन एज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। व्हाई डू वी कॉल राज्यसभा एज द हाउस ऑफ एल्डरली और द अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट्स? तो चलिए ठीक है, बट हम उसे अपर हाउस क्यों कहते हैं, हाउस ऑफ एल्डरली क्यों कहते हैं? जवाब दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। चलिए, ये हो गई बात आर्टिकल 79 की। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। याद रखिएगा 3 बॉडीज हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, विच कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है किसी चीज का? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पार्लियामेंट किन किन चीजों से बना हुआ है, सिंपली। चलिए, अब हम लोग आ जाएंगे दोस्तों आर्टिकल 80 पे। तो 79 में यहाँ पे पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करी गई। फिर ऑटोमेटिकली राज्यसभा के बारे में बताया गया कि राज्यसभा किससे किससे कंपोज्ड होगा। ठीक है, तो क्या बताया गया है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स होंगे, सबसे पहले बता दिया गया है, जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 3। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। कहाँ से? स्टेट्स और यूटीज से। कहाँ से? स्टेट्स और यूटीज से।
साथ ही 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं विच इक्वल्स टू 250 मेंबर्स। ठीक है, तो 250 मेंबर्स होंगे आपके काउंसिल ऑफ स्टेट्स में। और उसके अलावा दूसरी चीज देखिएगा, द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स टू बी फिल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स and of the union territories shall be in accordance with the provisions in that behalf contained in the 4th schedule। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो allocation of seats है काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, ये स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स और यूटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इस तरीके से फिल करेंगे जिस तरीके से 4th शेड्यूल में दिया गया है। सिंपल बात करता है। क्लॉज 3 क्या कहता है? क्लॉज 3 कहता है कि जो मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे, जो 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करने की पावर दी गई है, उनको कौन से बैकग्राउंड से लिया जाएगा? तो वो 4 बैकग्राउंड्स दिए गए हैं, कोई एक्सेट्रा नहीं है। लिटरेचर होगा, साइंस होगा, आर्ट होगा, सोशल सर्विस होगा। बट प्रेसिडेंट बहुत सारी चीज़ों में बाध्य नहीं होता है, वो चाहे तो अदर फील्ड से भी मेंबर्स को ले सकता है, लोगों को ले सकता है, एज राज्यसभा मेंबर्स उनको नॉमिनेट कर सकता है। आगे आइए दोस्तों, अब इसका क्लॉज 4 और 5। क्लॉज 4 कहता है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच स्टेट। राज्यसभा में जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो इलेक्ट कैसे होंगे? राज्यसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव मान के चलिए एमपी से हैं, यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, तो वो कैसे आएंगे राज्यसभा? उनको इलेक्ट किया जाएगा बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। कैसे करा जाएगा? सेम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये चीज जिसको समझ नहीं आती, आपको एज इट इज बस इसको लर्न कर लेना है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा। इसको डिटेल में मैंने ऑलरेडी बहुत कवर करा हुआ है फाउंडेशन बैच में, आप जाके उसको भी देख सकते हैं, बट अभी आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत है। क्लॉज 5 क्या कहता है? क्लॉज 5 कहता है द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूटीज। यहाँ पे स्टेट की बात करिए, यूटीज की कहा गया है। राज्यसभा में जो यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनको कैसे चूज किया जाएगा? उनको ऐसे मैनर में चूज किया जाएगा जैसा पार्लियामेंट बताती है। तो स्टेट के लिए तो बता दिया गया है कि प्रॉपर इलेक्शंस होंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिनको इलेक्ट करेगी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वो राज्यसभा में जाके बैठेंगे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव बन के। यूटीज के लिए पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, यूटीज के लिए पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। आगे आ जाइए। अब इसके बाद लोकसभा के बारे में देखिए दिया गया है। लोकसभा में क्या है? लोकसभा में कहा गया है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 331 द हाउस ऑफ पीपल शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 530 मेंबर्स chosen by direct election from territorial constituencies in the states। अब ये बताया गया है कि किस तरह से चूज किया जाएगा, कैसे डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, ये सारी चीजें अभी आगे इसी आर्टिकल में बताई गई हैं। अब ये लोकसभा के इलेक्शंस हम जानते हैं, अभी 2024 के लोकसभा इलेक्शंस अभी कंप्लीट हुए हैं, तो इस तरह से इलेक्शंस कंप्लीट होते हैं। अब दूसरी चीज इसमें दी गई है, नॉट मोर देन 20 मेंबर्स जो है वो यूटीज को रिप्रेजेंट करेंगे, चोजन इन सच मैनर जैसा कि पार्लियामेंट लॉ के द्वारा डिटरमाइन करती है। अब क्लॉज 1A के पर्सपेक्टिव से इन्होंने बताया है कि हर स्टेट को अलॉट किया जाएगा नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा में। किस तरीके से हम अलॉट करेंगे सीट? भाई एक पर्टिकुलर स्टेट में कितने रिप्रेजेंटेटिव्स लोकसभा में बैठेंगे, इसको हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे? इस तरीके से डिटरमाइन करेंगे कि जो रेशियो होगा बिटवीन दैट नंबर एंड द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, तो फार कोशिश करी जाएगी कि हर स्टेट के लिए हम बराबर कर लें। हम एक तरीके का इस तरह का प्रोपोर्शनेट रेशियो बनाएंगे कि जो पॉपुलेशन है और जो सीटें हम दे रहे हैं वो इस तरीके से निकले कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि किसी स्टेट में 20 पॉपुलेशन है और हमने 2 सीटें दी हैं, तो किसी और स्टेट में अगर 30 पॉपुलेशन होगी तो हम 3 सीटें देंगे, 40 पॉपुलेशन होगी तो हम 4 सीटें देंगे, और 10 पॉपुलेशन होगी तो हम 1 सीट देंगे। अकॉर्डिंग टू दी पॉपुलेशन हम सीट्स देंगे। ये आपको क्लॉज 2 में पता चलता है कि ये क्या डिटरमाइन किया गया है यहाँ पे। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे बी पॉइंट क्या कहता है, ये चीज आपके समझने की है। इस चीज को डायरेक्टली ये नहीं पूछेंगे कि आर्टिकल
आपके 81 में क्या दिया गया है, वो आपसे ये पूछेंगे कि किस तरीके से सीट्स दी जाती हैं पर्टिकुलर स्टेट को, प्रीलिम्स भी ऐसे पूछेंगे। अब देखिए बी, ईच स्टेट शैल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इस तरीके से हम हर एक स्टेट को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करेंगे कि जो रेशियो है पॉपुलेशन का हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एंड द नंबर ऑफ सीट्स जो हम उनको अलॉट कर रहे हैं वो भी हम कोशिश करेंगे पूरे स्टेट में थ्रू आउट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन बराबर। फॉर एग्जाम्पल ये बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि भारत को, डोंट जज मी ऑन द मैप गाइस, भारत को ये पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रहे हैं। अब इससे आप देखोगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एमपी है, यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे आपका उत्तराखंड है, यहाँ पे आपका बिहार है, तो ये स्टेट्स में भी डिवीजन किया जाएगा। इस प्रकार से डिवीजन किया जाएगा कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हम सीट्स देंगे। फिर हम स्टेट वाइज भी देखेंगे कि अच्छा यूपी में हमें इतनी सीट्स दी हैं तो इतने पॉपुलेशन है तो हम इतनी सीट्स देंगे, ताकि एक बराबरी, एक यूनिफॉर्मिटी हो। ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं। चलिए कोशिश ये करी जाएगी। सो फार एज प्रैक्टिकल का मतलब क्या है, कोशिश करी जाएगी। Provided that provisions of subclause A of this clause shall not be applicable for the purpose of allotment of seats in the House of People to any state so long as the population of that state does not exceed 6 million. तो 6 million का एक फिगर दिया गया, रफ फिगर दिया गया है, या कह लीजिए क्लियर फिगर दिया गया है कि प्रोविजो ये कहता है कि जो सब क्लॉज ए के प्रोविजंस हैं ये एप्लीकेबल नहीं होंगे जब हम सीट्स अलॉट करेंगे लोकसभा में किसी ऐसे स्टेट को जिनकी पॉपुलेशन 6 मिलियन से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो रही है, तो वो हम उनके स्टेट में एप्लीकेबल नहीं करेंगे। फिर उसके बाद क्लॉज 3 क्या कहता है, कहता है कि भाई इस आर्टिकल में जो एक्सप्रेशन पॉपुलेशन है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पॉपुलेशन जो हमने एसर्टेन करी है लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस में और अकॉर्डिंगली जो रेलेवेंट फिगर्स पब्लिश हुए हैं। अब सेंसस के अकॉर्डिंग आप सब जानते हैं कोविड-19 की वजह से 2021 का सेंसस जो है वो हो नहीं पाया था और उसके कारणवश अब यहाँ पे कुछ चेंजेस भी किए गए हैं सेंसस के रिगार्डिंग। आप चाहे तो प्रोविजंस देख सकते हैं, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे आइए दोस्तों, तो लोकसभा के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लोकसभा में नॉमिनेशन के बारे में सब्जेक्ट टू आर्टिकल 331 बोला गया है ना, तो एक्चुअली उसमें 2 एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन हुआ करता था पहले। ये एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन अब खत्म कर दिया गया है 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 334 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे अमेंड किया गया है एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैव बीन प्रोवाइडेड रिजर्वेशन सिंस 1950। अच्छा, इसमें भी चेंज किया गया है, साथ ही एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को भी यहाँ से हटा दिया गया है। तो 530 मेंबर्स फ्रॉम दी स्टेट्स और करीबन अभी करंट सिचुएशन ये है कि 13 इलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम दी यूनियन टेरिटरीज। चलिए आगे आ जाइए। अब इसके अलावा सेंसस के बारे में आप देख लीजिएगा, आर्टिकल 82 बात करता है। सिंपली आर्टिकल 82 में ये दिया गया है कि रीएडजस्टमेंट के बारे में कहा गया है, हर एक सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट होगा। अब सेंसस का मतलब क्या है कि पूरी पॉपुलेशन जो है वो एक सेंसस में इट इज़ अ रिपोर्ट, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के पॉपुलेशन को देखने के लिए। तो जब हर सेंसस कंप्लीट होगा, हर लोकसभा में जो सीट्स एलोकेशन है ना उनको यहाँ पे रिवाइज किया जाएगा, रीएडजस्ट किया जाएगा। और इसमें कहा जा रहा है कि जब तक कि नया सेंसस नहीं आ रहा है तो आप पुराने डेटा को ही फॉलो करिए। बेसिकली ये कहा गया है कि अगर जब तक कि नया डेटा नहीं आ रहा है आप पुराने डेटा को फॉलो करिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 82 जो है ये भी आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रोविज़न में देख लीजिएगा कि जो कुछ भी पूछा जाता है वो रिगार्डिंग सेंसस ही पूछा जाता है, बाकी और कोई प्रोविजो वगैरह आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आप अकॉर्डिंगली इसको एक बार रीड करेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। आगे आइए, अब हम लोग बात करने वाले हैं ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 83, आर्टिकल 83 ड्यूरेशन की बात करता है। तो यहाँ पे कहा गया है जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है इट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। काउंसिल ऑफ स्टेट कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी। आपकी राज्यसभा इट इज़ नॉट अ बॉडी विच विल बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, उसका डिसोल्यूशन कभी नहीं होगा।
बट कोशिश ये करी जाएगी, बट एज नियरली एज पॉसिबल, जितना हो सकेगा 1/3 मेंबर्स जो राज्यसभा के हैं वो रिटायर करेंगे एज सून एज मे बी ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर। हर दूसरे साल 1/3 मेंबर्स का रिटायरमेंट होगा विद द प्रोविजंस मेड इन दैट बिहाफ बाय द पार्लियामेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में 6 इयर्स का जो टाइम पीरियड है वो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, जो टेन्योर होता है। अब लोकसभा में यहाँ पे क्या कहा गया है, अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड। तो लोकसभा में कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, द गवर्नमेंट द मिनिस्ट्री इज फॉलिंग टू द ग्राउंड, नहीं कंडक्ट कर पा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में लोकसभा अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड शैल कंटिन्यू फॉर 5 इयर्स। अगर उसका डिसोल्यूशन 5 साल से पहले नहीं हो रहा है तो वो कंप्लीट करेगी अपना टेन्योर 5 इयर्स का फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग। पहली मीटिंग से 5 साल कंप्लीट करेगी एंड नो लॉन्गर एंड द एक्सपायरेशन ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 5 इयर्स शैल ऑपरेट एज अ डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। और इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते कि आप हमें क्यों डिसॉल्व कर रहे हैं या लोकसभा का क्यों डिसोल्यूशन हो रहा है, इट कैन नॉट बी चैलेंज इन दी कोर्ट। तो 5 इयर्स का टर्म कंप्लीट करेंगे, 5 इयर्स के बाद लोकसभा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। अब देखिए सेम ही पार्टी रूल कर रही है, 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में वही पार्टी रूल कर रही है जो 2019 में रूल कर रही थी, लेकिन तब भी कंप्लीट ओथ सेरेमनी हुई, सारे प्रोसीजर को फॉलो किया गया, क्योंकि ये प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है कि तब भी डिसोल्यूशन होगा जैसे ही आपका 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी चीज, इसका प्रोवाइजो देखिए क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट द सेट पीरियड में व्हाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज एन ऑपरेशन। अब मान के चलो क्या दिक्कत आ गई, दिक्कत ये है कि इमरजेंसी ऑपरेशन में है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज एन ऑपरेशन। तो क्या हम इस 5 साल के पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं 5.5 साल, 5 साल 2 महीने तक की एक्सटेंड किया जाए लोकसभा को? इफ द नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज एन ऑपरेशन, इट बी एक्सटेंडेड by parliament by law for a period not exceeding 1 year। 1 साल से ज्यादा at a time, एक समय पे 1 साल ही आप एक्सटेंड कर सकते हैं, and not exceeding in any case beyond a period of 6 months after the proclamation has ceased to operate। तो फॉर एग्जाम्पल जून 2024 में प्रोक्लेमेशन एंड हो गया है, प्रोक्लेमेशन आपने वापस ले लिया या एंड कर दिया, टाइम कंप्लीट हो गया है प्रोक्लेमेशन का, तो अब 6 महीने से ज्यादा लोकसभा को एक्सटेंड आप नहीं कर सकते, जून से लेकर के दिसंबर ही तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 1 एट अ टाइम, एक बार 1 साल ही हम एक्सटेंड कर सकते हैं। मान के चलिए इमरजेंसी ऑपरेशन में है, इमरजेंसी खत्म हो रही है जून 24 में, तो आप दिसंबर 24 के बाद उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये प्रोवाइजो में दिया गया है। आगे आइए, ड्यूरेशन समझ में आ गया, ये तो सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन नहीं है। लोकसभा के बारे में 5 साल अगर पहले डिसॉल्व नहीं हो रही है। फिर उसके बाद सिंपली आर्टिकल 84 में क्वालिफिकेशन दिया गया है, क्वालिफिकेशंस फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। तो सबसे पहले सबसे जरूरी कि भारत के नागरिक होना जरूरी है और आपने ओथ ली है बाय द प्रोसीजर विच इज बीन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ओथ some person authorized in behalf by the election commission of India according to the form जो 3rd शेड्यूल में आपको दिया गया है। फिर सेकंड जो आपका क्वालिफिकेशन है वो ये है कि एज, तो राज्यसभा के पर्सपेक्टिव से जब देखा जाए तो मिनिमम 30 साल होनी चाहिए, 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और लोकसभा के पर्सपेक्टिव से कितना है 25 साल है। जी हाँ, 25 ईयर्स ऑफ एज, नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज अगर आप लोकसभा के मेंबर बनना चाहते हो। और उसके साथ ही साथ एक और एडिशनल क्वालिफिकेशन है कि मान के चलिए कि अगर पार्लियामेंट इसके लिए कोई कानून बनाता है और अदर क्वालिफिकेशंस ले डाउन करता है कि भैया इस पर्टिकुलर आने वाली सरकार या कभी फ्यूचर में ऐसा होता है कि हम कोई ऐसा लॉ बना रहे हैं कि सिर्फ ग्रेजुएट्स या सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट्स ही मेंबर बन सकते हैं, तो कानून बना के बना सकती है लॉ, वो पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है, सो देयर इज अ स्कोप, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एज, ठीक है, ऑल्सो ओथ। फिर उसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले सेशंस के बारे में। आर्टिकल 85 बात करता है सेशंस के बारे में, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। द प्रेसिडेंट शाल फ्रॉम टाइम टू टाइम सम्मन ईच हाउस, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे हर हाउस को सम्मन करेंगे
of the parliament to meet at such time and place as he thinks fit. एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में, एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है। 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है। क्या कह रहा है? Such time and place as he thinks fit, but 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session. तो 3 टाइप के सेशंस होते हैं, आप सब जानते हैं। बजट सेशन होता है, आपका मॉनसून सेशन होता है, और उन सभी सेशंस के टाइम पीरियड के बारे में बताया गया है कि एक सेशन की पहली मीटिंग से लेकर के दूसरे सेशन की पहली मीटिंग के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोरूक द हाउसेज और आइदर हाउस, या डिसॉल्व कर सकते हैं हाउस ऑफ पीपल को। ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। प्रोरूक का मतलब क्या है? आप यहाँ पे चाहे तो एक हाउस को समन करने की बात है, उसको एंड करने की बात है, अजर्नमेंट भी होता है, अजर्नमेंट सिनेडाइन भी होता है, और साथ ही डिसॉल्व भी कर सकते हैं। ये पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है। अब सिर्फ हाउस ऑफ पीपल का डिसोल्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, है ना, तो उसको प्रोरूक किया जा सकता है, सेशन एंड हो सकता है। चलिए आगे आइए। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली एक चार्ट है, आप इसको रेफर भी कर सकते हैं जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो। तो जहाँ पे मैंने अब सारी चीज़ें दी हैं, टोटल टेन्योर, बेसिस ऑफ मेंबर्स, मनी बिल के ऊपर कंट्रोल, एज क्राइटेरिया, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। मनी बिल की मैं बात करूँ तो कल के सेशन में हम लोग डिटेल में बिल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, और आपके डिफेक्शन के बारे में बात करेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो कल का सेशन भी देखना मत भूलिएगा। लोकसभा और राज्यसभा की बात करी जाए, मैंने आपको बता दिया है 5 साल का टर्म, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। 1/3 मेंबर्स हर 2 साल रिटायर होते हैं। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर ऑल्सो अपॉइंटेड एज एमपीज बाय ऑर्डिनरी सिटीजन्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट। यहाँ पे द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर चोजन इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे बिठाती है इनको। लोकसभा कंट्री की गवर्नमेंट को मतलब गवर्नेंस के लिए फंड एडमिनिस्ट्रेट यहाँ पे करते हैं, और मनी बिल्स के मामले में बहुत पावरफुल होता है लोकसभा। राज्यसभा का कोई कंट्रोल नहीं होता मनी बिल पे। 25 साल और 30 साल, 552 मेंबर्स, 250 मेंबर्स। अब यहाँ पे एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन देख लीजिएगा। लोकसभा इज द पावर टू टेक डिसीजन ऑन बाय ऑल इंडिया सर्विसेज बाय रेजोल्यूशन अप्रूव्ड बाय 2/3 मेंबर्स। राज्यसभा में अडॉप्ट अ रेजोल्यूशन बाय 2/3 majority ऑफ हर मेंबर्स टू डेजिग्नेट अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट टू अ मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसको हम लोग अभी आगे सेंटर स्टेट रिलेशंस देखेंगे ना, तब देखेंगे। चलिए आगे आ जाइए। अब इसके बाद आर्टिकल 86 यहाँ पे प्रेसिडेंट के राइट के बारे में बात करता है, टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउसेस। ये भी राइट है प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट जो है एड्रेस कर सकता है आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को या दोनों हाउस को एक साथ, और उस पर्पस के लिए लोगों को मेंबर्स को यहाँ पे बुला सकता है। प्रेसिडेंट में सेंड मैसेजेस, यहाँ पे मैसेजेस भी भेजे जा सकते हैं प्रेसिडेंट द्वारा आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को, वेदर विथ रिस्पेक्ट टू अ बिल, मान के चलिए किसी बिल से रिलेटेड मैसेजेस भेजने हैं जो पेंडिंग है पार्लियामेंट में, या किसी और मामले में, एंड अ हाउस टू विच एनी मैसेज इज सो सेंट। अब मान के चलिए किसी भी हाउस जिसको मैसेज भेजा है प्रेसिडेंट ने, shall with all convenient dispatch consider any matter required by the message to be taken into consideration। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो कोशिश करा जाएगा कि उस पर्टिकुलर मैसेज को जो प्रेसिडेंट ने भेजा है उसको जल्द से जल्द उसको कंप्लीट करे, पूरा करे, या उसको इफेक्ट में लाए। ठीक है, तो पहली बात हमने क्या देखी, 86 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू दी हाउसेस। तो दोनों हाउसेस को भेज सकते हैं, एक साथ भी भेज सकते हैं, और ये उसकी जिम्मेदारी होगी जिस भी हाउस को भेजा है कि भाई उसको थोड़ा सा जल्दी आप इफेक्ट में लाइए। फिर 87 भी बहुत ज़रूरी आर्टिकल है, इसको मैं आपको बता देती हूँ। अब ये एड्रेस से कंफ्यूज मत होइएगा कि एड्रेस क्या होता है। एड्रेस का मतलब ये है कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं। तो पहला क्लॉज क्या कहता है, एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन और आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। तो लोकसभा 2024 के बाद जैसे ही पहला सेशन हुआ है लोकसभा का,
and at the commencement of the first session each year the president shall address both houses of the parliament. एक साथ उनको एड्रेस करेंगे और साथ ही यहाँ पे पार्लियामेंट को बताएंगे कि क्यों उन्होंने सम्मन किया है, सारी चीज़ें बताएंगे कि इलेक्शंस कंप्लीट हुए हैं, पूरा प्रोसीजर यहाँ पे जो भी कन्वेंशंस हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हैं, उनको प्रेसिडेंट कंप्लीट करेंगे। क्लॉज 2 कहता है प्रोविजन शैल बी मेड बाय द रूल्स regulating the procedure of either house for the allotment of time for discussion of the matters referred to in such address। तो क्लॉज 2 क्या कहना चाह रहा है कि जो कुछ भी प्रोविजंस है, जो कोई भी प्रोविजंस है वो बनाए जा सकते हैं, बनाए जाएंगे। शैल बी मेड बाय रूल्स रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ आइदर हाउस। तो हर हाउस को गवर्न करने के लिए, उनके प्रोसीजर को गवर्न करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ ना कुछ रूल्स आपने बनाए हैं। तो उन रूल्स के मद्देनजर रखते हुए उनको प्रोविजंस बनाए जाएंगे फॉर रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ आइदर हाउस फॉर अलॉटमेंट ऑफ टाइम फॉर डिस्कशन ऑफ द मैटर्स रेफर्ड टू इन सच एड्रेस। फॉर एग्जांपल उन्होंने जैसे इलेक्शंस कंडक्ट हुए, कंप्लीट हुए और एड्रेस भेजा गया, स्पेशल एड्रेस था, दोनों हाउसेस को इकट्ठा किया, तो कुछ ना कुछ उन्होंने पॉइंटर्स रखे हैं। तो क्या होगा, रूल्स के अकॉर्डिंग टाइम अलॉट किया जाएगा कि हाँ इसको हम इस सेशन में डिस्कस कर लेंगे, इसको हम मान के चलिए इस सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो ये किया जा सकता है, ये 87 में हमें देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे आपसे, बस आपको स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट ये होता है जैसे इलेक्शंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आफ्टर ईच जनरल इलेक्शंस होता है टू द हाउस ऑफ पीपल एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, दोनों टाइम पे द प्रेसिडेंट शैल एड्रेस बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर एंड इन्फॉर्म द पार्लियामेंट कि हमने क्यों यहाँ पे आपको समन किया है, क्या रीजन है आपको यहाँ पे समन करने का। फिर अकॉर्डिंगली हम टाइम का एड्रेस कर देंगे, टाइम डिसाइड कर लेंगे कि ये एड्रेस को हम कब डिसाइड करने वाले हैं। आगे आइए, ये मैंने आपको कल के सेशन में बता दिया था कि अटॉर्नी जनरल के पास और हर मिनिस्टर के पास और अटॉर्नी जनरल के पास राइट होगा बोलने का और राइट टू ऑडियंस होगा, पार्ट ले सकते हैं प्रोसीडिंग्स में आइदर हाउस के, एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस एंड एनी कमिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड ही मे बी नेम्ड ऑफ विच ही मे बी नेम्ड एज अ मेंबर बट शैल नॉट बाय वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल बी एंटाइटल्ड टू वोट। वोट करने का आपको अधिकार नहीं होगा, ठीक है, वोट करने का अधिकार आपको नहीं होगा। आगे आइए, अब इसके बाद आर्टिकल 89 से लेकर के 96 कभी आपसे नहीं पूछा गया है, कभी रिलीज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसकी चार्ट मैंने आपको बना दिया है। 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96 ये आर्टिकल्स आप बस सिर्फ इस तरह से बैरक में भी बस देख ही लीजिएगा। एक दो बार भी रीड करेंगे तो आपको दिमाग में बच जाएगा कि क्या दिया गया है, उनकी पावर दी गई है, बताया गया है कौन कब प्रिसाइड करेगा। जैसे चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा को प्रिसाइड करेंगे, वेकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन, पावर ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन, फिर चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड वाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। तो ये पूरे तरीके बताए गए हैं, बट इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए मैंने एक चार्ट बना दिया है। इफ़ यू वांट यू मे रेफर द बेयर एक्ट, बट ये पूरा है, जिसको आप चाहें तो 89 से लेकर के 96 आप थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हैं। आगे आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 97 की। आर्टिकल 97 यहाँ पे बात करता है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। तो दे शैल बी पेड टू द चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के, ऐसी सैलरीज जो कि फिक्स करी जाएंगी पार्लियामेंट के द्वारा, और जब तक कि प्रोविजन नहीं बनाया जा रहा है तब तक की जो सेकेंड शेड्यूल में प्रोविजन दिए गए उसके अकॉर्डिंग ये गवर्न होगी। 97, 98 पे आ जाइए दोस्तों। आर्टिकल 98 यहाँ पे सेक्रेटेरिएट के बारे में बात करता है। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट उनका एक सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ होगा, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज प्रिवेंटिंग द क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स कॉमन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड एज वेल एज द राज्यसभा, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो बेसिकली ये कहा गया है कि स्टाफ होता है ना, ज़रूरत पड़ती है बहुत सारी चीज़ों में, आपके रूल्स से रिलेटेड,
आपके मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर से रिलेटेड, जनरल स्टाफ से रिलेटेड। तो ये सेक्रेटेरियल स्टाफ जो है आप अलग अलग दोनों हाउसेस के लिए भी कर सकते हैं और दोनों हाउसेस के लिए एक स्टाफ भी कर सकते हैं सेपरेट, मतलब अपॉइंट। पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द रिक्रूटमेंट, कौन रेगुलेट करेगा? उस सेक्रेटेरियल स्टाफ को रेगुलेट करा जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। एंड द कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट रेगुलेट करेगा। अंटिल प्रोविजन, यहाँ तक कि जब तक पार्लियामेंट प्रोविजन नहीं बना रहा है तो प्रेसिडेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्पीकर एंड द चेयरमैन एज द केस में भी मेक रूल्स रेगुलेटिंग द रिक्रूटमेंट कंडीशंस। तो बेसिकली बताया गया पार्लियामेंट बनाएगा। अगर पार्लियामेंट ने ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं बनाया है तो प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे रूल बना सकता है। एनी रूल्स so made shall have effect subject to the provisions of any law made under the said clause। अब मान के चलिए उस पर्टिकुलर said clause के अंदर आपने कोई लॉ बनाया हुआ है तो उसके मद्देनजर रखते हुए ही प्रेसिडेंट जो है वो रूल्स बनाएंगे। ये हो गया आपका आर्टिकल 98। आर्टिकल 99 यहाँ पे देखिए क्या कहता है। आर्टिकल 99 यहाँ पे ओथ और एफर्मेशन के बारे में बात करता है। इसको यहाँ पे हटा दीजिएगा, हमें मतलब नहीं है। ओथ एंड एफर्मेशन, oath or affirmation, every member of either house of the parliament shall before taking his seat make and subscribe before the president। किसके सामने? प्रेसिडेंट के सामने, या कोई भी ऐसा पर्सन जो अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा इस काम के लिए, ओथ और एफर्मेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पस इन थर्ड शेड्यूल में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। और थर्ड शेड्यूल के अंदर आप आर्टिकल्स भी देख सकते हैं किनकी ओथ और एफर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो आर्टिकल नंबर 99 आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 100 हमारा बच रहा है। आर्टिकल 100 में हमारे 4 क्लॉजेज हैं। ये वोटिंग के बारे में बात करते हैं। बेसिकली वोटिंग का जो पूरा प्रोसीजर है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब जैसे क्लॉज 1 कहता है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं आइदर हाउस की सिटिंग में या जॉइंट सिटिंग में हो रहे हैं, ये मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के द्वारा डिटरमाइन किए जाएंगे, या जो भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं वोट डाल रहे हैं उनके वोट्स के अकॉर्डिंग ही हम उसको डिसाइड करेंगे कि वो मतलब पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है ना। तो ऑल द मेंबर्स हु आर अग्रीइंग वुड से एज, तो कितने एज हैं ये देखे जाते हैं। अब स्पीकर का या चेयरमैन का, स्पीकर का या चेयरमैन, अब चेयरमैन कौन होगा? राज्यसभा का। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होगा? स्पीकर तो लोकसभा को प्रेसाइड करता है, राज्यसभा का चेयरमैन एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है ना ये, तो उनके वोट्स यहाँ पे काउंट नहीं होते, ठीक है। बट वो वोट तभी देंगे जब मान के चलिए कोई डिस्प्यूट हो गया और टाई हो गया। जब टाई हो रहा है तो ऐसे में आप अपना वोट देके अपना वोट कास्ट कर सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं। क्लॉज 2 यहाँ पे कहता है आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शैल हैव पावर टू एक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनी वैकेंसी ऑफ मेंबरशिप देयरऑफ। अब मान के चलिए कोई सीट वेकेंट है एंड एनी प्रोसीडिंग्स इन द पार्लियामेंट शैल बी वैलिड नॉटविथस्टैंडिंग इट इज डिस्कवर्ड, बाद में कि कोई पर्सन जो था उसको वोट डालने का अधिकार नहीं था, सीट वेकेंट थी, तो ये सब आप क्वेश्चन मत करिएगा। यहाँ पे आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के पास पावर होगी कि वैकेंसी के बाद भी अपने वोट डाल सकते हैं। फिर क्लॉज 3 यहाँ पे कहता है अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स द कोरम। अब ये क्लॉज थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये कोरम को कॉन्स्टिट्यूट करता है। कोरम कितना होगा? 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस। नाउ व्हाट इज कोरम अभी मैं आपको बता दूंगी। बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन पे आने के लिए कुछ मेंबर्स की मंजूरी चाहिए होती है ना। जैसे अगर हम किसी फैसले पे आएंगे तो हम ये बोलेंगे एक पर्टिकुलर क्लासरूम में एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा नहीं कराया जाएगा, तो हमें एटलीस्ट 1/10 लोगों की मंजूरी चाहिए होगी। अगर वो बोल देंगे तो कल टेस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली किसी भी फैसले में पहुंचने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट डिसीजन में पहुंचने के लिए कुछ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हमें चाहिए होते हैं, वही कोरम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। तो हम जो जानते हैं 553 मेंबर्स उधर हैं एंड हियर वी हैव 250 मेंबर्स, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम 1/10 निकाल लेंगे। फिर क्लॉज 4 पे आ जाइए। इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ अ हाउस देयर इज नो कोरम, मान के चलिए कोरम नहीं है, 1/10 मेंबर्स नहीं है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द चेयरमैन और स्पीकर और अ पर्सन एक्टिंग एज सच आइदर टू अडजर्न द हाउस, अडजर्न कर दें,
या फिर मीटिंग को सस्पेंड कर दें जब तक कि कोरम नहीं हो रहा है। तो मीटिंग कंडक्ट एक सेशन में बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं हाउस की, तो उस पर्टिकुलर मीटिंग को एंड भी करा जा सकता है, एडजर्न करा जा सकता है कि कोरम ही नहीं है, कोरम इज नॉट कंप्लीट। आगे आ जाइए। तो व्हाट इज कोरम? कोरम ये देख लीजिए, quorum is the minimum number of members required to be present in the house before it can transact any business. 1/10 है of the total number of members in each house presiding. It means that there must be at least 55 members present in the Lok Sabha and 25 present in Raj Sabha if any business is to be conducted. If there is no quorum during a meeting, house की ये ड्यूटी है कि या तो adjourn कर दें या तो जब तक कि quorum नहीं हो उसको suspend कर दें। तो बस दोस्तों, इसी के साथ हमने अपने 79 से लेकर के आर्टिकल 100 तक की कवर करा है। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में उनका जवाब दीजिएगा और फटाफट दीजिएगा। जैसे ही मैं क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप कर रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जाके जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, ये उड़ीसा जुडिशियल सर्विस 2016 में पूछा गया है। अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन रिमेन मिनिस्टर ओनली फॉर A 1 month, B 2 months, C 6 months या D none of the above. Next question here is, what is the maximum gap permissible between two sessions of the parliament? ये आपका 2013 के बिहार एपीओ के एग्जाम में पूछा गया था। 6 month 10 days, 6 months 4 months या 90 days का टाइम पीरियड। फिर उसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर आफ्टर एवरी 2 years? तो ये आपका एजेस में पूछा गया, उत्तराखंड एजेस में। इट इज 1/4, 1/3, 1/2 और 1/10। इसका आपको जवाब देना है। और इसी के साथ हमने आज का सेशन कंप्लीट करा, जहां पे हमने आर्टिकल्स 79 से लेकर के 100 देखे। और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 79 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आर्टिकल 81 बहुत इंपॉर्टेंट है, 82 भी इम्पॉर्टेंट है, 85 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ बाकी जो इसके बाद के आर्टिकल्स हैं आप देख सकते हैं, 100 बहुत इम्पॉर्टेंट है। बस इसी के साथ आज का सेशन दोस्तों हम एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग पार्लियामेंट से रिलेटेड जो अदर प्रोविजंस हैं उनको हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि डिस्क्वालिफिकेशन, बिल्स। तो नेक्स्ट सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।